Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we will study about some topics. The topics are Lenz law and law of conservation of energy. Second, expression for induced EMF based on both laws. Third, methods of producing induced EMF by changing magnetic field, by changing the area of the coil, by changing the relative orientation of the coil with the magnetic field. Lenz law. The direction of the induced EMF or induced current is such that it opposes the change that is producing it. तो लेंज लॉ ये कहता है कि जो भी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो EMF की डायरेक्शन उस कॉज को अपोज करती है जिस कॉज की वजह से वो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। क्योंकि नेचर का ये लॉ है कि हर ऑब्जेक्ट अपने लो एनर्जी लेवल या फिर रेस्ट में रहना चाहता है, तो उस कॉइल में जब EMF इंड्यूस्ड हो रहा है तो वो कॉइल ये चाहती है कि उसमें कोई भी तरीके का EMF इंड्यूस्ड ना हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज ना हो। वो चेंज को अपोज करना चाहती है, तो वो उसे रोकना चाहती है। तो जो भी इंड्यूस्ड EMF होगा उस इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसमें कॉज जो हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, इंक्रीजिंग कॉज है या फिर डिक्रीजिंग कॉज है। दैट इज इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट, अगर वहाँ पर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है मोशन के मैग्नेट की वजह से, तो जो करंट है वो उस मोशन मैग्नेट के मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगी। तो स्टॉप कर वो उसको कैसे करेगी, अब वो उसे रोक तो सकती नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो कॉइल जैसे कि ये कॉइल है और ये मैग्नेट है। अब सपोज करते हैं कि ये मैग्नेट का यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इस कॉइल में जो करंट है वो इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इस कॉइल में EMF इंड्यूस हुआ पहले, फिर उसके बाद करंट इंड्यूस हुआ। तो यानी कि इसके इस वाले एंड पर, ये वाला जो एंड है, ये एंड अपने आप में नॉर्थ पोल बना लेगा। ये वाला एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा, जिसकी वजह से अब ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपोज करेगा और ये मैग्नेट के मोशन को क्या करेगी, रोकेगी। यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ये मैग्नेट के मोशन को रोकेगी। तो अब इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल बन गया, तो इस कॉइल के इस वाले फेस में करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या करती है, ये चेंजेस को अपोज करती है। ये जिस चेंज से खुद पैदा हुई है, खुद इंड्यूस्ड हुई है, उसी चेंज को क्या करती है, अपोज करती है। और ये अपोजिंग नेचर ही हमें करंट का डायरेक्शन बताएगा। If the current is induced due to the change in current in primary coil, then the induced current is such that it tends to stop the change. और अगर जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करने से हो रहा है, तो वहाँ पर वो उस करंट में चेंजेस को क्या करेगी, अपोज करेगी। वो क्या करेगी, उसमें चेंजेस ना हो। Lenz law and law of conservation of energy. According to Lenz law, the induced EMF opposes the change that produce it. वह उन्हीं चेंज को अपोज करती है जिससे कि वो प्रोड्यूस हुई है। इट इज़ द अपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क इन कॉजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये अपोजिशन उसके अगेंस्ट होता है जो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। भाई हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो उसमें हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, तभी तो उसमें चेंजेस होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे। सो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम जो अपने हाथ से जो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं वो ही उसमें कॉइल में एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी। और जो हमारा मैकेनिकल वर्क है वो पूरा की पूरा उस कॉइल में एज अ इलेक्ट्रिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो लेंज लॉ होता है वो एक तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वो क्या करती है कि वो उसी जिससे वो प्रोड्यूस हुई है या जिससे वो इंड्यूस्ड हुई है, चेंजेस से ही वो इंड्यूस्ड होती है और उसी चेंजेस को वो अपोज करने की कोशिश करती है। इफ़ हाउएवर द रिवर्स वुड हैपन,
अगर हम इसका उल्टा कर दें, देन अ लिटिल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वुड प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड करंट विच वुड हेल्प द चेंज ऑफ फ्लक्स फर्दर देयर बाय प्रोड्यूसिंग मोर करंट। तो अगर हम इसका उल्टा करते हैं, तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में थोड़ा सा चेंज कर दें तो वहाँ पर करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, और ये करंट जब तक चेंजेस करते रहेंगे तब तक ही इंड्यूस्ड होता है। जैसे ही हम चेंजेस करना बंद कर देंगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना बंद कर देंगे, वैसे ही वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ तब तक रहेगा, या फिर इंड्यूस्ड करंट सिर्फ तब तक रहेगी जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हैं। दिस वुड क्रिएट एनर्जी आउट ऑफ नथिंग विच वुड वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Expression for induced EMF based on both the laws. As we know that E equals to, E क्या है, induced EMF है, E equals to माइनस डी फाई ओवर डी टी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। सो E equals to माइनस डी फाई ओवर डी टी, वेयर माइनस साइन शोज द अपोजिंग नेचर। सो डी फाई को हम लिख सकते हैं माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी, एंड एन है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा 1 टर्न के लिए है, और ये वाले फॉर्मूला हमारा है एन टर्न्स के लिए है। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस करंट, और हमें पता है कि I इक्वल्स टू होता है V अपॉन आर। अब क्योंकि यहाँ पर EMF की बात हो रही है तो इसको हम लिख सकते हैं E अपॉन आर। तो आपका फॉर्मूला बन गया I इक्वल्स टू डी फाई अपॉन आर डी टी। एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, अब हम I को लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी फाई ओवर आर डी टी। यहाँ आपका डी टी से डी टी कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका डी क्यू इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर आर। इंड्यूस, ये नोट है एक, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर एज द इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो रेजिस्टेंस फ्री होता है, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, बट करंट, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये उसके कुछ मेथड्स हैं। बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड हैंस ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करें, यानी कि हम मैग्नेट को मूव कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, जो भी कॉइल है उस कॉइल का अगर हम एरिया चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलरली पेपर के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ पर एक ये लूप है PQRS। अब अगर इस लूप को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर स्लाइड कराती हूँ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है, ये देखिए दोबारा से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस अब इसमें ज़्यादा पास हो रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हुए, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंजेस हुए तो यहाँ पर EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। सो वी नो दैट डी फाई इक्वल्स टू B डॉट डी ए, वेयर डी ए इज द स्मॉल एरिया। सो स्मॉल एरिया लेंथ इनटू, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इनटू विड्थ, तो ये हो जाएगा आपका LV/dt। सो E इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी। सो डी फाई की यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट कर देंगे, ये आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल्स टू माइनस BLV। सो इंड्यूस्ड EMF का आपका एक और ये फॉर्मूला होगा। अब क्योंकि ये इंड्यूस्ड EMF किसके थ्रू जनरेट हुआ है, ये मोशन ऑफ द लूप के थ्रू जनरेट हुआ है, इसलिए हम इसे मोशनल EMF भी कहते हैं। इफ द लूप इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन E इक्वल्स टू VLB। अब अगर हम इस लूप को यहाँ से वापस ले जाएं तब भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, बट ये चेंजेस अब कैसे हो रहे हैं, अब यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस होंगे तो वहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा। या हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर माइनस साइन लिया है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप, और लूप में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेंज रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग और लेंज रूल के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू लेंज रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो करंट का डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, हम बताएंगे कि जिस कॉज से वो फ्लक्स जिस कॉज से वो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसको अपोज करने के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन इसमें क्या होगा। जैसे कि अगर सपोज हमारे पास क्या है, ये कॉइल है और इस कॉइल में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब आप ये मैग्नेट है और मैग्नेट का साउथ पोल इधर ले जा रहे हैं नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेट को आप इस तरफ कॉइल की तरफ, कॉइल टुवर्ड्स द कॉइल आप उसको मूव करा रहे हैं। तो जब हम कॉइल को इसके तरफ मूव कराएंगे, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराएंगे, तो ये कॉइल क्या चाहेगी, ये कॉइल चाहेगी कि मैग्नेट मेरी तरफ मूव ना हो, मेरी तरफ ना आए। तो ना आने के लिए ये क्या करेगी, उसको धक्का तो नहीं दे सकती, तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पर साउथ पोल बना लेगी, सेम पोल बनाएगी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, और जब रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा तो ये इसको अपने आप से दूर हटाएगी। और अगर यहाँ पर हम इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और अब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाती हूँ, तो जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाएंगे तो ये मैग्नेट चाहेगी कि अब ये कॉइल चाहेगी कि अब ये मैग्नेट मुझसे दूर ना जाए। तो दूर ना जाने के लिए उसको खींचेगी, तो खींचने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए क्या बनाएगी, ये बनाएगी नॉर्थ पोल, और ये नॉर्थ पोल बनाएगी तो इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो भी करंट का डायरेक्शन होगा, अब देखिए यहाँ पर जब नॉर्थ पोल बन गया तो करंट का डायरेक्शन इस वाले लूप में यानी कि इस फेस में एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब पहले साउथ पोल बना रही थी तो इसी फेस में करंट का डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज था। तो करंट का डायरेक्शन इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से अपोज करती है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इफ द सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर हम अपने फोर फिंगर को, अपने थंब को और अपने सेंटर फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच कर लें कि वो आपस में परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो हमारी जो फोर फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, थंब फोर्स को दिखाता है, और हमारी जो सेंटर फिंगर होती है वो हमारी दिखाती है इलेक्ट्रिक करंट को। तो हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है, फोर्स पता है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के ओरिएंटेशन को चेंज करके भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल दे रखी है, और कॉइल यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट हुई है, तो जब कॉइल रोटेट होगी तो इसके साथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस होंगे, और जब उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस होंगे तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो जब फ्लक्स में चेंज होगा तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। So magnetic flux phi can be changed by changing the relative orientation of the loop with the magnetic field B, and hence EMF can be induced in the circuit. As we know that phi equals to होता है BA cos theta, और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो n टर्न्स के लिए है, so we write n, so phi equals to NBA cos theta at time t with angular velocity omega। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो और टाइम टी तक रोटेट हुआ है तो वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। सो फाई इक्वल्स टू एन बी ए, अब थीटा की जगह पर आप पुट कर दीजिए ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन टी, देन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा
टी। तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह क्या रख दिया है, ओमेगा टी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर ये आ जाएगा एन बी ए कॉन्स्टेंट है, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। और हमें ओमेगा टी को अलग से एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपका आ जाएगा ओमेगा। तो ये टोटल डिफ्रेंशिएशन करके आपका आ जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एंड वी नो दैट E इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर टी टी। तो जब हम वैल्यू लिखेंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये E इक्वल्स टू हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये एन बी ए ओमेगा इसकी वैल्यू आपकी होती है ई नॉट के लिए, यानी कि ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा, यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, 1। और साइन ओमेगा टी की वैल्यू का मतलब क्या है कि थीटा कितना होना चाहिए, 90। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 मान ली है, तो उसके लिए जो E आ जाएगा वो आ जाएगा आपका E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। अब यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बन गई वो बन गई E इक्वल्स टू ई नॉट। मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या लिख दिया है, ई नॉट। ये हो गया साइन ओमेगा टी। तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई वेयर ई नॉट इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा इज द मैक्सिमम EMF. The EMF change continuously in the magnitude and periodically in the direction with respect to time given rise to alternating EMF. और जो EMF होता है वो continuously change होता रहता है। किस तरीके से चेंज होगा, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये किस तरीके से चेंज होगा, इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम जाएगी, इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम से फिर से 0 आ जाएगी, फिर उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम जाएगी, फिर 0 होगी, फिर मैक्सिमम जाएगी, फिर उसकी वैल्यू 0 होगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो एक बार 0, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। और ये नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम किस तरीके से जाएगा, ये जाएगा अगर साइन की यानी कि एंगल आपका थीटा इक्वल्स टू 0 है तो उस वक्त EMF की वैल्यू जो होगी वो होगी 0। अब थीटा इक्वल्स टू π/2 है या 90 है तो उस वक्त पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। अगेन जब थीटा इक्वल्स टू पाई होगा तो उसके बाद फिर वैल्यू 0 हो जाएगी, और नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू जब 3/2 होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से ये जो EMF एक बार पॉजिटिव 0 फिर नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, तो इस तरीके से जो EMF प्रोड्यूस होता है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग EMF, और ये डिपेंड करेगा आपका एंगल्स पे। दिस मेथड ऑफ इंड्यूसिंग EMF इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। और ये इस तरीके से EMF का इंड्यूसिंग जो मेथड होता है वो आपका बेसिक प्रिंसिपल है जनरेटर का, क्योंकि जनरेटर में भी क्या प्रोड्यूस होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेट होगा। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेट होता है जिसके थ्रू ही ऑल्टरनेटिव करंट जनरेट होता है। और करंट का भी आपका ग्राफ इसी तरीके से आता है, यानी कि एक बार उसकी वैल्यू 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो इस तरीके से यहाँ पर जो करंट जनरेट होता है उसको भी हम कहते हैं इंड्यूस्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यही आपका बेसिक प्रिंसिपल है जनरेटर का। तो फर्स्टली उसमें EMF ऑल्टरनेटिंग जनरेट होता है, फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। थैंक यू।